दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। पिछले लगभग 8-9 दिनों से थोड़ी सी इसमें डिस्टरबेंस आ गई है, बाधाएं आ गई हैं। अब धीरे धीरे उन बाधाओं का समाधान हो चुका है, समापन हो चुका है। मेरी ही तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करते समय इतनी खांसी आ जाती है कि बीच में रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ती है, इसलिए आपको वीडियो मिल नहीं पा रही है। हालांकि मैं प्रॉपर दवा ले रहा हूँ, बहुत जल्दी सही हो जाएगी। और प्रयास है मेरा कि रेगुलर वे में क्लास आपको मिलती रहे, कोशिश करूँगा, ठीक है? क्योंकि मैंने जितनी बार ऐसा कहा है कि कोशिश करूँगा रेगुलर मिलेगी, उतनी बार नहीं मिल पाई है। इसलिए अब आगे से मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ, देखा जाएगा कैसे भी होगा। सिलेबस कंप्लीट करना आपका, जल्दी से जल्दी आपको इससे मुक्त करना है। और इसके पहले दोस्तों कि जितने 10 दिनों से क्लास नहीं चली और उसके पहले से जो क्लास चली थी, उसका जो पीडीएफ था वो सब मैंने अपडेट कर दिया है टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके वहाँ से उस जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? उसे रिसीव कर सकते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ाया है वो सारी पीडीएफ इस समय वहाँ अपडेट कर दी गई है, ठीक है? वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए, आज के जो टॉपिक है, आज हम जियोग्राफी के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। अब देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होती है उसका जो जीएस का जो पाठ्यक्रम है, उसमें भारत के भूगोल के संबंध में प्रश्नों के पूछने की चर्चा की गई है। अब देखिए, उसमें मुख्य रूप से 2 टॉपिक है। कौन-कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो भूगोल का टॉपिक है वो यूनिट 5 में भारतीय इतिहास एवं भूगोल एक साथ दिया है। तो जो मुख्यतः भूगोल का जो टॉपिक है उसमें है, वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल। क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल से संबंधित प्रश्नों के पूछे जाने की बात कही गई है, ठीक है? सौरमंडल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं सौरमंडल से संबंधित प्रश्नों को पूछे जाने की बात की गई है। अब देखिए, यह जो टॉपिक है इससे आजकल अन्य जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपीपीसीएस होती है, एलटी की परीक्षा होती है, अन्य जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन हमारे जो हायर एजुकेशन का सिलेबस है उसमें इसकी चर्चा की गई है, तो हम इससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ाएंगे। साथ ही दूसरा जो उसमें पॉइंट दिया है वह है भारत का सामान्य भूगोल, ठीक है? भारत का सामान्य भूगोल, ठीक है? अब देखिए, जो भारत के सामान्य भूगोल की बात की गई है, सामान्य शब्द को थोड़ा-सा दबाव से लीजिएगा, ठीक है ना? यानी आपको भूगोल विषय में विशेषज्ञता नहीं चाहिए, केवल सामान्य रूप से आप भूगोल जानते हो, भारत के भूगोल के बारे में जानते हो, बस उतना ही हायर एजुकेशन में पूछा जाएगा, ठीक है? अब देखिए, जो भारत की नदियाँ हैं, वो उनकी सहायक नदियाँ हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। जो भारत में पहाड़ियाँ हैं, पर्वत, पठार, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जो भारत के राज्य हैं, उनकी सीमाएँ पूछी जाती हैं, किन-किन राज्यों से लगी है, क्षेत्रफल के आधार पर कौन-सा राज्य छोटा है, बड़ा है, बहुत से सिंपल से प्रश्न आते हैं, ठीक है? लेकिन जिसने कभी जीएस नहीं पढ़ा, केवल विषय का अध्ययन करता रहा, उसके लिए ये सिंपल से प्रश्न भी कठिन हो जाते हैं। इसलिए आप भूगोल के प्रश्नों को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। कभी-कभी बहुत छोटे-छोटे लेकिन टेक्निकल प्रश्न क्या होते हैं, परीक्षा के प्रेशर में गलत हो जाते हैं। और हायर एजुकेशन की परीक्षा ऐसी है कि सीटें थोड़ी-सी कम रहती हैं। एक-एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा 0.03, 0.04, इवन देन कि 0.01 से भी लोग बाहर हो जाते हैं। सेम कट-ऑफ पे आते एज के ग्रुप से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपको चूँकि बेहतर करना है और हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो हम किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते और एक-एक प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ़ उतना पढ़ाता हूँ जितने के आने की संभावना रहती है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास नहीं करता, एक दृष्टिकोण देने का प्रयास करता हूँ और उस जगह को छूने का प्रयास करता हूँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है? तो चलिए, आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जियोग्राफी के प्रश्न हैं और इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना? प्रश्न छोटे हैं लेकिन मारक हैं। यह वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी लेकिन बहुत उपयोगी ज़रूर होगी। तो इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा, ठीक है? तो चलिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, जियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आपको बताना है कि ये जियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है? इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है टालेमी ने लिखी है, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने लिखी है, ऑप्शन सी है वोल्टेयर ने लिखी है और ऑप्शन डी है अबू रेहन बिरुनी ने लिखी है। तो बताइए, जियोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए, जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी है टालमी ने, ठीक है? तो ए ऑप्शन सही है। जियोग्राफिया नामक पुस्तक टालमी ने लिखी है, ठीक है? अब देखिए, टालमी के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं संक्षिप्त रूप में। ये कौन थे? ये यूनान के रहने वाले थे, ठीक है ना? और यह यूनानी भूगोलवेत्ता थे। देखिए, इनकी आप क्वालिफिकेशन देखिए कि इनको पता क्या-क्या था। ये भूगोलवेत्ता थे यूनानी, ठीक है ना? दूसरे क्या थे? ये गणितज्ञ भी थे। क्या थे? गणितज्ञ भी थे। उसके बाद ये क्या थे? खगोलविद भी थे, ठीक है ना? खगोलविद भी थे और ज्योतिषविद भी थे। क्या थे? खगोल और ज्योतिषविद भी
थे, ठीक है। खगोल की जानकारी जिसे है वह ज्योतिषी का कार्य कर ही सकता है, ठीक है। तो यूनानी भूगोल वेत्ता थे, गणितज्ञ थे, खगोलविद थे और ज्योतिर्विद थे, ठीक है ना, ज्योतिषविद। तो ये थे टालमी, ठीक है। और इन्होंने पुस्तक लिखी जियोग्राफिया, ठीक है, जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी। अब देखिए इनका एक पुस्तक और बहुत फेमस है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो टालमी की दूसरी पुस्तक है वह है ग्रहीय सिद्धांत, इसके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। ग्रहीय सिद्धांत किसकी रचना है आपको बताना है। तो देखिए ग्रहीय सिद्धांत नामक जो पुस्तक है इसकी रचना भी टालमी ने किया है, ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्लैनेट हाइपोथेसिस भी लिखा है। क्या लिखा है? प्लैनेट प्लैनेट हाइपोथेसिस भी लिखा है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। प्लैनेट हाइपोथेसिस की भी रचना इन्होंने ही की है, ठीक है। एक और पुस्तक है जिसका नाम है अल्मागेस्ट। क्या है? अल्मागेस्ट। इसकी भी रचना टालमी ने की है। लेकिन आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहला तो यह है कि जियोग्राफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये टालमी ने लिखी है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है ग्रहीय सिद्धांत की रचना किसने की है, तो वह भी टालमी ने की है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है। आपको बताना है कि इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में, कहा, हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है, आपको यह बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है जंजीबार, ऑप्शन बी है सेशेल्स, ऑप्शन सी है मेडागास्कर और ऑप्शन डी है मॉरिशस। सबसे पहली बात तो आप ये याद रख लीजिए कि हिंद महासागर के द्वीप कौन कौन से हैं। तो देखिए जंजीबार हिंद महासागर में है, सेशेल्स हिंद महासागर में है, मेडागास्कर हिंद महासागर में है और मॉरिशस हिंद महासागर में। इन चारों को याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर में स्थित है या निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर में स्थित नहीं है। ऐसी परिस्थिति के लिए ये चार नाम आप याद रखिए क्योंकि यहाँ से सेशेल्स और जंजीबार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि जंजीबार जो है किस महासागर में स्थित है, जंजीबार द्वीप, ठीक है। तो इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले ये चार द्वीप जो हैं जंजीबार, सेशेल्स, मेडागास्कर और मॉरिशस, ये चारों द्वीप कहाँ स्थित है? ये हिंद महासागर के द्वीप है, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि हिंद महासागर के इन द्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है ना। तो हिंद महासागर के इन द्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है मेडागास्कर, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। दुनिया में भी इसका स्थान है, तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वह है मेडागास्कर और यह कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। अब यहाँ देखिए आपको एक चीज मिली, पहला प्रश्न तो ये एक जानकारी ये मिली कि जंजीबार, सेशेल्स, मेडागास्कर और मॉरिशस ये चारों हिंद महासागर में स्थित द्वीप है, ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी जानकारी आपको मिली वह यह मिली कि हिंद महासागर में स्थित इन द्वीपों में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? वह है मेडागास्कर, ठीक है। अब इसमें तीसरी जो सबसे बड़ी जानकारी मिली, जो मेडागास्कर है यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो ये तीन जानकारी हो गई एक प्रश्न से। अब देखिए चौथी जानकारी, अगर यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, तो बाकी के तीन सबसे बड़े दुनिया के कौन से द्वीप हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जल्दी से सोचिए इसके बारे में, आखिर अगर यह चौथा सबसे बड़ा द्वीप है तो बाकी के तीन द्वीप कौन से हैं, ठीक है। तो उनको देख लेते हैं कि बाकी के जो तीन द्वीप हैं जिन्होंने दुनिया में शीर्षस्थ तीन स्थान प्राप्त किए हैं वो कौन कौन से हैं, देखते हैं। अब देखिए इन द्वीपों में पहले नंबर पे आता है, कौन आता है? पहले नंबर पे आता है ग्रीनलैंड। आप कई बार परीक्षाओं में देखे होंगे, यहां से प्रश्न पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यह है ग्रीनलैंड, ठीक है। अब ग्रीनलैंड यह जो है कहां स्थित है? यह अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ग्रीनलैंड कहां स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब दुनिया का दूसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? वह है न्यू गिनी। कौन सा द्वीप है? न्यू गिनी है। और यह कहां स्थित है? यह प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। और तीसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया का वह कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। ये सारे जितने बड़े द्वीप हम बता रहे हैं सब क्षेत्रफल के आधार पर बता रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? बोर्नियो। और यह कहां स्थित है? यह भी प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है ना।
प्रशांत महासागर में स्थित है बोर्नियो द्वीप, ठीक है। अब चौथा जो सबसे बड़ा दुनिया का द्वीप है वो कौन सा है, मेडागास्कर, और यह कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, कभी उसमें ग्रीनलैंड में ऑप्शन में देता है, कभी न्यू गिनी से शुरुआत करता है, ग्रीनलैंड को हटा देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, फिर उसके बाद है न्यू गिनी, और तीसरे स्थान पर है बोर्नियो, और चौथा स्थान किसका है, मेडागास्कर है। और ये सभी जो है क्षेत्रफल के आधार पर छोटे बड़े निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए आपको एक प्रश्न से 4 जानकारी मिल गई, ठीक है। अब एक प्रश्न हम आपसे करते हैं, देखते हैं कि आपको यह जानकारी है कि नहीं। आप हमको यह बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा, देखिए आपसे यह प्रश्न है और इसका जवाब आप श्योर देंगे, मुझे भरोसा है और आत्मविश्वास भी है, आप पे भरोसा इतना है कि आप जरूर से जरूर, इस मैं आंख बंद करके आप पे भरोसा कर रहा हूं कि आप जरूर से जरूर इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप कौन सा है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है यह आपको बताना है, ठीक है। बाकी द्वीपों को तो हमने बता दिया, अब दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी में स्थित द्वीप कौन सा है यह आपको बताना है। अब मैं उसमें के लिए आपको ऑप्शन दे देता हूं, तो देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन है माराजो द्वीप, क्या है, माराजो द्वीप। माराजो द्वीप कहाँ स्थित है, यह ब्राजील में स्थित है, ठीक है, यह भी नदी द्वीप है। दूसरा है, बी ऑप्शन है साजा द्वीप, क्या है, साजा द्वीप, साजा द्वीप या इसे सजा द्वीप कहते हैं, यह कहाँ स्थित है, यह बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है, बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। तीसरा यानी सी ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है माजुली द्वीप, माजुली, माजुली द्वीप, यह कहाँ स्थित है, यह भारत देश में स्थित है, ठीक है। और चौथा कौन सा है, यानी डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है माराजो द्वीप ब्राजील में है, साजा द्वीप बांग्लादेश में है और माजुली द्वीप भारत में है। आपको बताना है इसमें से दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ठीक है। तो ये हो गए ऑप्शन आपके लिए 4, और इन चारों को देख के आपको सही उत्तर का जवाब देना है, ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है, तो वह है मेडागास्कर, यानी सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब चलते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न पे। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। आपको बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसकी सीमाएं 3 देशों से मिलती है, कौन कौन से। देखिए आपने यह पढ़ा होगा कि भारत के पड़ोस में कौन कौन से देश स्थित है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि भारत में, कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, ठीक है। इन तीनों देशों से मिलने वाली जो भारत की सीमाएं हैं उसको बताना है कि कौन सा राज्य है जहां भारत की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं, ठीक है। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। अब देखिए भारत का सिक्किम राज्य, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। भारत का जो सिक्किम राज्य है इसकी जो सीमाएं हैं वो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं, यानी 3 देशों से मिलती हैं, ठीक है। तो भारत के जो सिक्किम राज्य की सीमा है वह 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से मिलती है, कौन कौन से, नेपाल, भूटान और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से, ठीक है। अब देखिए यहाँ, देखिए ये डी ऑप्शन सही है, इस बात को याद रखिएगा, सिक्किम की सीमाएं हैं। अब यहाँ आपसे एक प्रश्न मैं और पूछता हूं, ठीक है, बहुत रिलेवेंट प्रश्न है इससे संबंधित, कि भारत, देखिए इसका भी जवाब आप देंगे मुझे भरोसा है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य, भारत के किस राज्य के 3 तरफ, के 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय, भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन भी दे देते हैं इससे आपको आसानी होगी। ऑप्शन ए है असम, ठीक है। ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन बी कौन सा है, नागालैंड। ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अब देखिए ये प्रश्न इसी से मिलता जुलता है कि नहीं है,
बताइए कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। ठीक है, तो वह कौन सा राज्य है? तो वह है सिक्किम राज्य। ठीक है, अब आपको बताना है कि भारत के किस राज्य के, यह किस राज्य के 3 देशों की सीमा मिलती है, वह प्रश्न था ऊपर वाला। अब आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में, मतलब एक ही राज्य में, उसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, यह आपको बताना है। आप हमें कमेंट करके अपने उत्तर बताइए कि भारत के किस राज्य के 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। ठीक है, चलिए आज का चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है वह है कार्डमम। क्या है? कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। कार्डमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन सी है केरल एवं तमिलनाडु और ऑप्शन डी है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कि कार्डमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जीएस को पढ़ा होगा तो उन्हें ये प्रश्न बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने कभी जीएस नहीं पढ़ा, वो अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, तो उनके लिए यह प्रश्न बहुत भारी भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और, जिन्हें जियोग्राफी आती है वो जान लें कि जियोग्राफी या कोई भी विषय जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक हायर एजुकेशन में, वो बहुत बड़े प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, बहुत हल्के और बहुत टेक्निकल प्रश्न पूछे गए हैं। एकदम सामान्य भूगोल जैसा उसने सिलेबस दिया है अभी तक वैसे ही प्रश्नों को पूछा है, बहुत हैवी प्रश्नों को पूछने का प्रयास आयोग ने नहीं किया। इसीलिए हमने बहुत से सामान्य प्रश्नों को आपको सॉल्व कराने का प्रयास किया है। अब देखिए, कार्डमम पहाड़ियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं अब तक। ठीक है, आज तक विभिन्न परीक्षाओं में कार्डमम पहाड़ियों से संबंधित ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है कि कार्डमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। ठीक है, यह बताना आपको। देखिए, कार्डमम पहाड़ियों को इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं, यह भी याद रखिए। कभी कभी यह इलायची पहाड़ियों के नाम से पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? इलायची पहाड़ियां। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियों को इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इलायची पहाड़ियां जो हैं या कार्डमम पहाड़ियां, यह किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है आपको बताना है। तो देखिए, यह जो है केरल एवं तमिलनाडु, केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। यह दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी, देखिए यह किसमें स्थित है? यह स्थित है, देखिए यह स्थित है केरल के दक्षिण पूर्व में। किसमें? केरल के दक्षिण पूर्व में। ठीक है, और साथ ही तमिलनाडु के, केरल के दक्षिण पूर्व में और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से में। किसमें? दक्षिण पश्चिम हिस्से में। ठीक है, तो देखिए जो कार्डमम पहाड़ियां हैं केरल के दक्षिण पूर्व में और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। ठीक है, इस प्रकार केरल और तमिलनाडु की सीमाओं में कार्डमम पहाड़ियां या इलायची पहाड़ियां स्थित हैं। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के 5वें प्रश्न की तरफ। देखिए यह प्रश्न बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत मारक प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। प्रश्न क्या है? टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। आपको बताना है कि टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है। तो ऑप्शन ए है उत्तर अटलांटिक कटक का, ऑप्शन बी है दक्षिण अटलांटिक कटक का, ऑप्शन सी है हिंद महासागर का कटक का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि टेलीग्राफिक जो पठार है वह किसका हिस्सा है। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए जो टेलीग्राफिक पठार है वो किसका हिस्सा है? यह हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक कटक का। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? यह हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक कटक का। ठीक है, अब देखिए एक अमेरिकी समुद्र विज्ञानी थे। क्या थे? अमेरिकी समुद्र विज्ञानी, अमेरिकी समुद्र विज्ञानी थे। इनका नाम था मैथ्यू फॉन्टेन। क्या नाम था? मैथ्यू फॉन्टेन मौरी। ठीक है, मैथ्यू फॉन्टेन मौरी थे, यह अमेरिकी समुद्र वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने एक बार क्या किया कि समुद्री गहराइयों का चार्ट तैयार करने के दौरान यह नोट किया कि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर का मध्य का भाग है, किसका? उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य का भाग। देखिए फॉन्टेन मौरी ने यह समुद्र की गहराइयों का एक चार्ट तैयार कर रहे थे और इस दौरान इन्होंने देखा कि जो उत्तरी अटलांटिक, देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो मध्य का भाग है वह थोड़ा सा उथला हुआ है। ठीक है, यानी ऊपर उठा हुआ है, उथला हुआ है, जिसे उन्होंने
समुद्री टेलीग्राफ लाइन जो उस समय, पहले अब तो टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ के बाद टेलीफोन हो गया, फिर मोबाइल हो गया, तो उस समय टेलीग्राफ लाइन बिछाई जाती थी। तो जो ये भाग उथला था तो उन्हें लगा कि समुद्र में यहाँ से टेलीग्राफ लाइन बिछाई जा सकती है, तो इसी टेलीग्राफ लाइन बिछाने के नाम पे, टेलीग्राफ लाइन बिछाने के नाम पर उन्होंने इसे नाम क्या दे दिया, टेलीग्राफिक पठार। ठीक है, क्या नाम दे दिया, टेलीग्राफिक पठार। ठीक है, अब आपको कहानी याद आ गई, पूरी समझ आ गई। अमेरिकी समुद्र वैज्ञानिक मैथ्यू फॉन्टेन मौरी थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, यह समुद्री गहराइयों का एक चार्ट तैयार कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने देखा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के जो मध्य का भाग है वह थोड़ा सा उथला यानी ऊपर उठा हुआ है, और इसे इन्होंने कहा कि यहाँ टेलीग्राफिक लाइन जो है वो बिछाई जा सकती है, इसीलिए इस पठार का नाम इन्होंने दे दिया टेलीग्राफिक पठार। बाद में अन्य जब शोध हुए तो इसे जो है मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जाना गया। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक के नाम से इसे जाना गया। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक के नाम से इसे जाना गया, और आगे चलकर जब थोड़ा सा शोध और हुआ तो यह मान लिया गया इसे उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा कहना ज्यादा सटीक है। ठीक है, किसका, उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा कहना ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए इसे उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग माना जाता है टेलीग्राफिक पठार। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और यह इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन थोड़ी सी समझने की बात है। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है, यह उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है, और यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, अब चलिए आज का हमारा छठवां प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, आज का हमारा छठवां प्रश्न है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको बताना है कि कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मिस्र से, ऑप्शन बी है भारत से, ऑप्शन सी है ईरान से, और ऑप्शन डी है म्यांमार से। ठीक है, तो कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही ऑप्शन है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। अब देखिए कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, आपको ये बताना है कि कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है, तो कहां से, ईरान से। सी ऑप्शन सही है, कर्क रेखा ईरान से नहीं गुजरती है। तो कहां कहां से गुजरती है, देखिए आप जानते हैं कि 3 रेखाएं अक्सर पूछी जाती हैं। एक कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उसके बाद पूछी जाती है मकर रेखा। मकर रेखा किसमें है, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और जो तीसरी जो सबसे बड़ी रेखा पूछी जाती है वह विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा यह कहाँ स्थित है, यह 0 डिग्री पर स्थित है। ठीक है ना, तो यह 3 रेखाओं के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तीनों एक साथ बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक एक करके बताएंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले जानना है कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है। अगर आप जान जाएंगे कि कहां कहां से गुजरती है तो नहीं गुजरने की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि जहां से गुजरती है उसके बाद जो भी है वहां से नहीं गुजरेगी। ठीक है, तो देखिए किन किन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला कौन है, भारत से होकर गुजरती है। भारत को आप जानते ही हैं, भारत से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, दूसरी है म्यांमार से गुजरती है। ठीक है, फिर ओमान से गुजरती है। फिर कहां से गुजरती है, बहामास से गुजरती है। फिर कहां से, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहां स्थित है, यूएसए में स्थित है, यहां से गुजरती है। फिर माली, नाइजर, चाड, नाइजर है, माली, नाइजर, चाड। ठीक है, सऊदी अरब। ठीक है, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या इसे क्या कहते हैं, यूएई। ठीक है, यूएई, बांग्लादेश, चीन, ताइवान। ठीक है, आदि देशों से। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मिस्र से भी गुजरती है। ठीक है, लीबिया से गुजरती है, अल्जीरिया से गुजरती है। ठीक है, मारितानिया से गुजरती है। ठीक है ना, तो यह कुछ मुख्य देश हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। एक बार में एक ही रेखा के गुजरने के बारे में जानिए, क्योंकि अगर हम मकर रेखा और विषुवत रेखा को भी
एक ही साथ बता देंगे तो थोड़ा सा आपको जानने में असुविधा होगी और हो सकता है परीक्षाओं में आप कर्क की जगह मकर रेखा का अनुमान लगा लें। ठीक है, तो इसलिए केवल कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, देखिए तेजी से देख लेते हैं। भारत से म्यांमार, ओमान, बाहामास, हवाई द्वीप, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मारितानिया आदि देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें किस देश का नाम नहीं आया, तो नहीं आया ईरान का नाम। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है, कर्क रेखा ईरान से होकर नहीं गुजरती। ठीक है ना। अब आइए आज के अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के निकटतम है। तो ऑप्शन ए है प्लूटो, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो जल्दी से आप अपने आंसर बताइए कि कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। अब देखिए पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह जो होगा वो कौन सा है, वह है मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम ग्रह है। अब देखिए जो ग्रहों का क्रम है वह दूरी के अनुसार, देखिए दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है, ग्रहों का क्रम, ठीक है, तो दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वह कौन सा है, तो वह होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद होगा मंगल। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, उसके बाद कौन होगा, यह दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। ठीक है ना, तो बृहस्पति होगा और बृहस्पति के बाद कौन होगा, शनि होगा, बृहस्पति के बाद शनि होगा और फिर होगा अरुण और उसके बाद होगा वरुण। ठीक है ना, तो देखिए जो दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है। अब इसमें सर्च करिए पृथ्वी कहाँ है, तो देखिए ये है पृथ्वी और इससे निकटतम ग्रह एक तरफ है शुक्र और एक तरफ है मंगल। अब देखिए अगर आपके इस ऑप्शन में शुक्र भी होता तो क्या होता, तो शुक्र और मंगल दोनों हो जाते क्योंकि ये दोनों पृथ्वी के दाहिने और बाएं पार्श्व में स्थित है। ठीक है, तो चूंकि एक ही ऑप्शन दिया है मंगल, तो यह पृथ्वी के सबसे करीब वाले ग्रहों में आ जाएगा मंगल ग्रह। ठीक है ना, अगर वह मंगल न देकर के शुक्र दिया रहता तो पृथ्वी के सबसे करीब ग्रहों में कौन आ जाता, शुक्र आ जाता। अगर यह पूछता कि किन दो ग्रहों के बीच में पृथ्वी स्थित है, तो वह शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, तो शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में पृथ्वी स्थित है। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह का क्या नाम है। सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह, सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह का क्या नाम है। ठीक है, क्या नाम है, सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह का क्या नाम है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है बुध। ठीक है, तो आपको बताना है कि सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह का क्या नाम है। ठीक है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सूर्य के सर्वाधिक निकटतम ग्रह का क्या नाम है, आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, तो देखिए इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा मंगल। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का हमारा जो 8वां प्रश्न है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन ए है बरकाना प्रपात, ऑप्शन बी है चित्रकूट प्रपात, ऑप्शन सी है रजत प्रपात और ऑप्शन डी है केवटी प्रपात। तो बताइए कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दीजिए। अच्छा, इस प्रश्न में दिया है कि नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, इसके तौर पर जाना जाता है, मतलब उसकी तरह जाना जाता है। अब बताइए कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देख लेते हैं। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, देखिए यह स्थित है कनाडा, कनाडा में स्थित है कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है ना, कनाडा में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है और यह किस नदी पर है, यह है सेंट लॉरेंस नदी पर। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है।
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है कौन सा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, तो नियाग्रा जलप्रपात के बारे में यह जानिए कि यह कनाडा में स्थित है और सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। ठीक है ना। अब देखिए, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है या उसके रूप में जाना जाता है, तो वह कौन सा जलप्रपात है, वह है चित्रकूट प्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो भारत में स्थित है उसे नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यह चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात वास्तव में कहाँ स्थित है इसके बारे में देख लेते हैं। यह जो कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक, और नदी कौन सी है जिस पर यह प्रपात स्थित है, तो इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। इंद्रावती नदी पर स्थित है कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात, जिसे नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो वास्तविक नियाग्रा है वह कनाडा में स्थित है और वह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है उसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है और यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा नवा प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आपको बताना है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है दीव, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार और ऑप्शन डी है पुदुचेरी। बताइए 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला जो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है वह है दीव। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, दीव जो है यह मार्च 2018 में, कब, मार्च 2018 में 100% में यानी पूर्ण रूप से पूर्ण सौर ऊर्जा प्राप्त करने वाला, पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता, ठीक है, पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला, हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना और यही प्रश्न भी पूछा गया है, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। ठीक है ना। अब देखिए ये प्रश्न हमने क्यों इसमें शामिल किया है। देखिए प्रश्न क्या है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो देखिए सामान्य भूगोल भी हमारे सिलेबस में है, सामान्य भूगोल भी हमारे सिलेबस में है और मानव एवं पर्यावरण भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, मानव एवं पर्यावरण भी हमारे सिलेबस में है। तो देखिए इन दोनों की जानकारी के लिए, जैसे सामान्य भूगोल में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है और मानव एवं पर्यावरण में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चूंकि यह पर्यावरण का हितैषी का एक प्रोग्राम था जो पूर्ण रूप से पूरा हो गया है वर्ष 2028 में। ठीक है, 2018 में, सॉरी 2018 में पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला जो भारत का पहला केंद्र शासित बना वह दीव बना। ठीक है, और इस प्रश्न को आपकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो दीव का भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, वो कितना है, दीव का जो भौगोलिक क्षेत्रफल था वह था 42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, और इसने 13 मेगावाट की जो सोलर पावर की क्षमता है वह हासिल कर ली थी, 13 मेगावाट की क्षमता। ठीक है, यह हासिल कर ली थी, इसलिए इसे पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर चलने वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। एक इंपॉर्टेंट बात और है, 26 जनवरी 2020, कब, 26 जनवरी 2020, इससे क्या हुआ, दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव, 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली, किसकी, दादर और नागर हवेली, ठीक है, दादर और नागर हवेली का आपस में विलय कर दिया गया, का आपस में विलय कर दिया गया। ठीक है, आपस में विलय कर दिया गया। ठीक है, यानी दोनों को एक में मिला दिया गया। ठीक है, किसको, दमन और दीव को तथा दादर और नागर हवेली को आपस में मिला दिया गया, एक दूसरे में विलय कर दिया गया और दोनों को संयुक्त रूप से एक संघ राज्य क्षेत्र में बदल दिया गया, मतलब एक संघ राज्य क्षेत्र कर दिया गया, इसको एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। ठीक है, बना दिया गया।
इस बात को याद रखिएगा। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव, ठीक है, किसको किसको, दमन और दीव को, और दादर और नगर हवेली, इन दोनों का आपस में विलय कर दिया गया और एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया, दोनों को संयुक्त करके। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित बना दीव, दूसरा है इसे दमन दीव को दादर नगर हवेली के साथ आपस में मिला दिया गया और एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। कब से मिलाया गया? 26 जनवरी 2020 से, ठीक है। यह प्रश्न भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं एक प्रश्न को इतनी बार रट देता हूं आप इरिटेट होने लगते होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि एक ही बार आप पढ़िए, रगड़ के पढ़ लीजिए ताकि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह देता हूं कि जब कोई बार बार आवाज कान में गूंजती है ना, तो वो आवाज हमेशा के लिए स्थायित्व प्राप्त कर जाती है। तो जैसे मेरी आवाज आपके कान में गूंजेगी, जब आपकी परीक्षा आएगी और आप परीक्षा के सामने जब यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो आवाज मेरी आपके कान में गूंजेगी, ठीक है ना, और आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। मेरा उद्देश्य है कि एक बार जो आप पढ़ लें वो बेहतर ढंग से आपको तैयार हो जाए। चलिए आज का अपना 10वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है दुलहस्ती चिनाब, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी नहर सतलज, ऑप्शन सी है नागार्जुन सागर कावेरी, और ऑप्शन डी है उकाई ताप्ती। तो बताइए कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित नहीं है, यानी किसका सुमेल नहीं है, आपको यही बताना है। तो जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दुलहस्ती परियोजना किस पे स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में है और यह चिनाब नदी पे स्थित है, तो यह सही है, ठीक है ना। दूसरा जो है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर को हमने आपको बताया था कि यह सतलज, रावी और ब्यास से जल प्राप्त करती है, तो यह भी सही है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया है कि इंदिरा गांधी नहर किससे जल प्राप्त करती है, तो सतलज, रावी और ब्यास से प्राप्त करती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ कावेरी दिया है, ये कावेरी नदी पर स्थित नहीं है। तो नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा पर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ ऑप्शन में कावेरी दिया है, तो यह गलत है, यानी सी ऑप्शन गलत है और यही उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है और यह ताप्ती नदी पर स्थित है, तो यह भी सही है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं चारों, और चारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दुलहस्ती परियोजना चिनाब में नदी पर स्थित है, इंदिरा गांधी नहर सतलज, रावी और ब्यास से जल प्राप्त करती है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और उकाई जो परियोजना है वह ताप्ती नदी पर स्थित है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज का हमारा 11वां प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि हमारा सिलेबस है तो हमें पढ़ना ही है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आपको बताना है कि इनमें से सौर मंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वह कौन सा है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं कि सौर मंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वह कौन सा है। तो देखिए सौर मंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है वह है शुक्र, ठीक है। ये बहुत फैक्ट है, इसे याद रखना है। हमें टेम्परेचर थर्मामीटर नहीं लगाना है, न पायरोमीटर का प्रयोग करना है उसको नापने के लिए। जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और इसका जो औसत तापमान होता है, क्या होता है? इसका औसत तापमान जो होता है वह कितना होता है? वह 464 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या इसे अगर केल्विन में कहें तो 737 डिग्री केल्विन हो जाए, 737 केल्विन होता है, ठीक है ना। तो शुक्र ग्रह का औसत तापमान अब बताइए 464 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 35, 36, 40, 45, 50 डिग्री सेंटीग्रेड होने तक पता चलता है कि पसीने इतने बह जाएंगे कि फिर पानी अलग से चढ़वाना पड़ेगा शरीर में, पूरा पानी सूख जाता है। अब बताइए 464 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है शुक्र ग्रह पे, औसत एवरेज तापमान है, ठीक है। और या इसे 737 केल्विन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सौर मंडल का जो सर्वाधिक गर्म ग्रह है उसे कौन सा ग्रह कहते हैं? वह है शुक्र ग्रह, ठीक। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत सामान्य सा प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है?
अब बताइए, ये सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन अभी मैं इसके ऑप्शन को जल्दी जल्दी पढ़ूं, जैसे परीक्षा में कम समय मिलते हैं, इस ऑप्शन को मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूं। आप देखिए इस प्रश्न को सही कर पाते हैं कि गलत। जैसे सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा जब सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, पृथ्वी चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा सूर्य पृथ्वी, ऐसे आता है जब, तो अचानक से उस समय परीक्षा का प्रेशर रहता है, तो ये प्रश्न हमने गलत होते देखे हैं। बहुत लोगों की बुकलेट मैंने चेक की है जिन्होंने ऐसे प्रश्नों को भी गलत किया है, और बाद में एक ही बात रहती है कि परीक्षा का प्रेशर बहुत ज्यादा था। ठीक है ना, तो परीक्षा का प्रेशर बहुत ज्यादा रहे चाहे कम ज्यादा रहे, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो प्रश्न को सही करने से मतलब है। ठीक है ना, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाती है। ठीक है ना, चंद्रमा क्या होती है? जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। अब यह मान लीजिए है पृथ्वी, क्या है यह है पृथ्वी, और यह है चंद्रमा। यह कौन सा है? चंद्रमा है, और यह है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य सूर्य जो है अपनी लालिमा मतलब अपने प्रकाश को पृथ्वी की तरफ भेजेगा। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी की तरफ आना होता है, तो बीच में क्या होता है? बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, और इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, अब देखिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, बात एक ही है। ठीक है, चाहे जिस तरह से कहिए, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है ना, जिससे पृथ्वी तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह कब होता है? तो देखिए, सूर्य ग्रहण केवल तब होता है जब वह प्रतिपदा का दिन हो। प्रतिपदा प्रतिपदा का दिन हो, इसे क्या कहते हैं? न्यू मून डे कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यू न्यू मून डे भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, जब वह प्रतिपदा का दिन हो। दूसरा, अमावस्या या अमावस्या का दिन हो। ठीक है, तो प्रतिपदा का दिन हो या न्यू मून डे इसे कहते हैं, या अमावस्या का दिन हो। केवल दो ही दिन ऐसा होता है, यानी जब भी सूर्य ग्रहण की स्थिति होगी, तो वह दिन होगा या तो प्रतिपदा का दिन होगा या अमावस्या का दिन होगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति किस दिन होता है, तो वह दिन कौन सा होता है? तो वह या तो अमावस्या होती है या प्रतिपदा का दिन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलिए आज का अपना 13वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? आपको बताना है कि भारत में इनमें से कौन ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन ए है लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी है लिटिल निकोबार, ऑप्शन सी है ग्रेट निकोबार, और ऑप्शन डी है बैरन द्वीप। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, जल्दी से बताएं कि इनमें से कौन ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, तो देखिए, इनमें से ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो वह है बैरन द्वीप। डी ऑप्शन सही है। बैरन द्वीप जो है यह एक ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। बैरन द्वीप क्या है? बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है ना, एक चीज और ध्यान में रखने वाली है कि जो बैरन द्वीप है, एक तो ज्वालामुखी द्वीप है, यह बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में स्थित है। यह भी याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, बैरन द्वीप। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? भारत का एकमात्र एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, बैरन द्वीप क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस बात को याद रखिएगा, चूंकि यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है कि बैरन द्वीप भारत का कौन सा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बैरन द्वीप। ठीक है, और यह भारत में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का एकमात्र। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो पहला उद्गार हुआ था, जो रिकॉर्डेड है, यह पहला उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, तो इस समय कितना चल रहा है? 2025। तो सोचिए, 2025 चल रहा है और 1787 में इसका उद्गार हुआ था, तो लगभग 300-250 साल से ऊपर हो गया जब बैरन द्वीप में उद्गार हुआ था। उसके बाद लगातार 2005-6 में भी इसमें उद्गार हुआ था। कब हुआ था? 2005 या
2005-6 में भी इसमें उद्गार हुआ था। तो आप इसे कह सकते हैं यह पूरी तरह से न तो सुसुप्त है और न तो मृत है, ठीक है। तो यह एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो भारत का एकमात्र, बंगाल की खाड़ी कह सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान सागर में यह पोर्ट ब्लेयर के आसपास स्थित है, ठीक है ना। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आज का 14वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? बहुत छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। आपको देख के हंसी आ रही होगी, लेकिन नहीं, गलतियां होती हैं और ऐसे ही प्रश्नों में होती हैं जिन्हें हम हल्के में लेते हैं। तो भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 10। तो बताइए जल्दी से कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे, ठीक है। तो देखिए, भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। तो कुल 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के जो तट रेखा से लगे राज्य हैं उनके नाम क्या है, ठीक है। तो इन राज्यों के नाम आपको बताना है। ये आप बताना है कि भारत की तट रेखा से लगे राज्यों के नाम, ठीक है। राज्यों के नाम बताइए, ठीक है। एक चीज डिस्क्लोज हो गई है, वह हो गई है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो आपको सिर्फ 9 राज्य मिलेंगे जो तट रेखा से लगे हैं और आपको ये आसानी हो गई कि आपको सिर्फ 9 राज्यों को ढूंढना है जो भारत की तट रेखा से लगे हैं। तो इन 9 राज्यों का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे भरोसा है कि आप बताएंगे, ठीक है। और जैसे ही आप इन 9 राज्यों का नाम लिख लेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं और दूसरा ये याद हो जाएगा कि कौन कौन से राज्य तट रेखा से लगे हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट करके हमें इन राज्यों के बारे में जरूर बताइए, ठीक है। अब चलिए आज के 15वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। दर्रे हैं और राज्य का नाम दिया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दर्रा संबंधित राज्य में स्थित नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। देखिए, लिपुलेख दर्रा, देखिए पालघाट कहाँ है? पालघाट दर्रा केरल में है। देखिए इसके बारे में हमने बहुत बताया है, इंपॉर्टेंट है। पालघाट दर्रा केरल में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख, माना, नीति, ये सब दर्रे कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। तो ये तीनों सही है, ठीक है ना। तो लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में है। अब चौथा दर्रा जो है वह है नाथुला, अरुणाचल प्रदेश दिया है, यह गलत है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में न होकर के कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, ठीक है। तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला सिक्किम में स्थित है। और अगर आपसे पूछे कि भारत और चाइना के बीच जो व्यापार होता है वो किस दर्रे से होता है, तो भारत चीन व्यापार भी इसी दर्रे से होता है जो 2008 में फिर से खोला गया था, ठीक है ना। तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है और भारत चीन व्यापार का मार्ग इसी नाथुला दर्रे से होकर ही गुजरता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी दर्रों के बारे में हमने बहुत डिटेल से बताया है, हर स्टेट के बारे में बताया है। आप हमारी जियोग्राफी की पुरानी वीडियो देखिए, उसमें हर दर्रे के बारे में हमने चर्चा की है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। यही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस बात का मुझे बहुत दुख है कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन अब पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके समक्ष रेगुलर ही मिलूं और लगातार आप हमारी क्लास आपको मिलती रहे, समय से सिलेबस खत्म हो जाए। हमने मैराथन देने का वादा किया था, तो मैराथन भी आपको देंगे, लेकिन पहले चीजों को पढ़ लीजिए, चीजों को समझ लीजिए। तो जब आप मैराथन करेंगे तो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप पेपर करने के लिए एकदम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे उस समय, तो आपकी तैयारी अच्छी रहेगी उस समय तक। और जब आप मैराथन कर लेंगे तो शुरू के जो 30 प्रश्न है, जो सिलेक्शन वाले प्रश्न है, देखिए विद्वता आपको विषय में दिखानी है, हर विद्वान आदमी उसमें बैठता है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को देने के लिए। जो भी लड़का जाता है वो पूरे मेहनत, पूरे दमखम से जाता है, विषय पे उसकी पकड़ होती है, लेकिन जो सिलेक्शन वाला नंबर मिलता है वो जीएस के 30 प्रश्नों से मिलता है। आप जानते होंगे जिनका संबंध किसी कंपटीशन की परीक्षा से नहीं रहा है जिसमें जीएस पूछा जाता है, उनके लिए ये प्रश्न थोड़े से टफ होते हैं। और मैं ऐसे सभी लोगों को साथ लेकर चलना चाहता हूं जिन्हें जीएस नहीं आता, इसलिए मैं हर चीज को बेसिक बताता हूं। और आपको बता दूं कि जो अपना सिलेबस है मैंने पूरा रीड किया हुआ है, कि जो सामान्य भूगोल जैसे है तो उसमें केवल सामान्य प्रश्न ही पूछे गए हैं, बहुत विशेषज्ञता वाले प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। मैं 100 बार कह चुका हूं कि विशेषज्ञता देखने के लिए विषय है जिसमें आप विशेषज्ञ हैं और वहां आयोग आपकी विशेषज्ञता देख लेगा। यह केवल आपकी जागरूकता को आंकने का एक पैमाना है कि जहां आप जीएस के प्रश्नों को कर करके यह आप बता सकते हैं कि आप जागरूक हैं और सामान्य चीजों को आप समझ
समझते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपको अगर इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब मार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, जल्दी ही मुलाकात होगी दोबारा, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।